यूपीएससी एक बहुत बड़ी बिग जर्नी होती है। इसमें सबके बस की बात भी नहीं होती। प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी थी मेरी उस टाइम पे फेल हो गई थी, बिकॉज मैंने उस टाइम पे ज़्यादा रिवीजन नहीं किया था। डिफरेंट पीएससीज और स्टेट पीसीएस समेत करीब 15 से 16 मेंस लिखे हैं और उस दरमियान मेरा जो है 4 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो मेरी ये दिक्कत है कि मैं मेन प्रीलिम्स तो निकाल लेता था, बट मेरा मेंस बार बार अटकता था। सफलता के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बलबूते हम एस्पिरेंट एक ऑफिसर बन पाता है। इस बात से कभी निराश मत होइए कि आपका किस स्टेज पर स्टक हो रहा है, बस आप प्रोसेस को पायस रखिए। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम हरे कृष्ण शर्मा है। यूपी पीसीएस 2023 में मेरी 17वीं रैंक प्राप्त हुई है मुझे, और मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त हुआ है। मेरी जर्नी 2014 से स्टार्ट होती है और 2024 में ख़त्म होती है, यानी कि मेरे को सफल होने में करीब 10 साल का समय लगा है। 2014 से जब मैंने अपना बीटेक ख़त्म किया था और मैंने यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने की मन में ठानी थी। मेरा जो बेसिकली बैकग्राउंड है वो ये है कि मैंने अपना जो स्कूलिंग की है वो मेरा जो गृह जनपद है अलीगढ़ से की है। उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ उन्नाव जनपद में पहुंच गया था, वहाँ से मैंने हायर एजुकेशन प्राप्त की है। और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी की भी तैयारी की थी और मैंने फिर इंजीनियरिंग जो की है वो की है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और मेरी जो इंजीनियरिंग समाप्त हुई थी सन 2013 में समाप्त हुई थी। और कुछ दिन मैंने अपना प्लान किया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरे को सिविल सर्विस में ही जाना था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विस में ही जाना है रादर देन कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊं। तो मेरे पास एक संकल्प था और मैंने अपने विकल्पों को कम से कम किया। तो मैंने अपनी जो तैयारी स्टार्ट की थी वो 2014 से स्टार्ट की थी और मेरे को जो वास्तविक सफलता मिली है, और ये मेरी पहली सफलता है, मेजर सफलता, जिसमें कि मुझे डीवाईएसपी का पद प्राप्त हुआ है। व्यूअर्स, जो मेरी जो जर्नी रही है वो ऐसे रही है कि मैंने अपने जो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स थे वो बेसिकली यूपीएससी पर मैंने फोकस किया था और मैंने अपने करीब 4 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट किए थे यूपीएससी में। तब मेरे को लगा कि जब यूपीएससी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट होने वाले हैं और मैं गो थ्रू नहीं हो पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने यूपीएससी का जो मेंस दिया था वो सेकेंड अटेम्प्ट में दे दिया था। उस पश्चात जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तब मैंने अपना सोचा कि क्यों ना यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस इन पर फोकस किया जाए। तो मैंने 2017 में यूपी पीसीएस का उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म भरा था, जिसमें कि मैंने केवल और केवल एक ही पोस्ट भरी थी, एसीएफओ, और आरएफओ की पोस्ट नहीं भरी थी। तो ये देखिए किस्मत क्या होता है कि मेरा एसीएफओ में इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। उनमें 39 बच्चों में था और 13 पोस्ट थी। और मैंने आरएफओ जो है, जो कि उसी जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको मिलता है, वो पोस्ट मैंने फिल ही नहीं की। तो रिजल्ट ये हुआ कि मेरा जो है आरएफओ हुआ नहीं और एसीएफओ हुआ नहीं और आरएफओ में फॉर्म नहीं भरा। तो मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी करियर, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए यूपीएससी एक बहुत बड़ी बिग जर्नी होती है। इसमें सबके बस की बात भी नहीं होती, सब यूपीएससी के थ्रू जॉब ले लें। तो इसलिए अपने कैरियर ऑप्शंस को थोड़ा सा लिबरल रखिए। तो मैंने फिर अपना यूपी पीसीएस पे फोकस किया। मैं 2018 से लगातार मेंस दे रहा हूँ। शायद 19 का मैंने मेंस नहीं दिया था, बिकॉज मैंने जो प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटेजी थी मेरी उस टाइम पे फेल हो गई थी, बिकॉज मैंने उस टाइम पे ज़्यादा रिवीजन नहीं किया था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरी जो जर्नी है आपकी, चाहे यूपीएससी की हो चाहे यूपी पीसीएस की हो, उसमें आपको मेन जो चीज़ है उस पर ये फोकस कर सकते हैं कि रिवीजन आपका मेन की होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में करीब डिफरेंट पीएससीज और स्टेट पीसीएस समेत करीब 15 से 16 मेंस लिखे हैं और उस दरमियान मेरा जो है 4 बार इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो मेरी ये दिक्कत है कि मैं मेन प्रीलिम्स तो निकाल लेता था, बट मेरा मेंस बार बार अटकता था। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा कि हमको ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले 3A पे काम किया कि मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, यानी एक्सेप्टेंस लाया अपनी लाइफ में। उसके बाद उन पे एक्शंस लिया और उनके बाद जब आप एक्शंस लेते हैं तो आप अचीव पक्का होते हैं। और मैंने 4 P's पे काम किया। यदि आपकी प्रोसेस जो है पायस होगी तो जो आपका प्रोडक्ट हो ना वो बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो मैंने 3A और 4P पे काम किया।
बिकॉज़ मैं बार-बार जो है मेंस में फ़ेल हो रहा था और फिर मैंने जो है जब ये प्रोसेस पे फ़ोकस किया, पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा मैंने फ़ोकस किया, आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया और अपने कंटेंट के साथ-साथ अपनी स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन में फ़ोकस किया, तब मेरे को लास्ट 2022 में इंटरव्यू कॉल आया था एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। उससे पहले मेरे को फॉरेस्ट सर्विस के लिए इंटरव्यू कॉल आए थे। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पीवाईक्यूज़, सिलेबस, इस पे अपना पूरा फ़ोकस रखिए, बिकॉज़ पीवाईक्यू आपको ये एक विंडो देते हैं कि जो एग्ज़ामिनर का जो माइंडसेट है, वो क्या है, उसको आप अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे कि आपकी जो पूरी तैयारी है, वो एक डायरेक्शन में अलाइन होती है। मैं बार-बार मेंस में फ़ेल हुआ हूँ डिफरेंट स्टेट्स में या फिर यूपीपीसीएस या यूपीएससी में, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न यही है कि मैं प्रैक्टिस जो है मेंस में कम करता था। पिछले 2 अटेम्प्ट में मैंने अपनी गलतियों से सीखा और इन पे मैंने काम किया। ये तो रही मेरी जो है जो कैसे मैं सफल रहा। साथ में सफलता जो होता है एक इंसान की नहीं होती है। सफलता के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिनके बलबूते हम एस्पिरेंट एक ऑफिसर बन पाता है। तो मेरी सफलता में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है, मेरे पिताजी का रहा है। बिकॉज़ जब वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मेरी लगभग जो जर्नी है 10 साल की है, तो शायद मैं यहाँ पे आपको कुछ समझा नहीं पा रहा होता। तो मैं अभिभावकों से यही कहूँगा कि यदि आपके बच्चे या बच्ची में थोड़ा भी पोटेंशियल है और आपको लगता है कि वो कुछ कर सकता है, तो प्लीज़ उसको टाइम दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। केवल फाइनेंस एक बड़ी चुनौती नहीं है, इमोशन और सोशल प्रेशर को हैंडल करना, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है इस पूरी जर्नी में। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि चाहे आप सफल रहों, चाहे असफल रहों, भगवान का जो रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। मैं तो ये कहूँगा कि यदि ईश्वर की कृपा ना हो, तो शायद सफलता बहुत आसानी से नहीं मिल पाती है। तो आप हमेशा विनम्र रहिए, चाहे आप सफल हों, चाहे असफल हों, क्योंकि सफलता जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपीएससी में सफल हो गए या यूपीपीसीएस में सफल हो गए या असफल हुए, तो ये आपका ठहराव नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, जहाँ पे आप सफल हो सकते हैं। बट अपना जो प्रोसेस है ना, उसको बहुत पायस रखिए, जिससे कि आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये एफर्ट लगाया और ये विफल रहा। तो आप प्रोसेस में बहुत पायस बने रहिए, आप कहीं न कहीं अच्छा अचीवमेंट पाएँगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो आपकी जो जर्नी है, वो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आसान हो। हर एक इंसान की जर्नी टफ़ होती है। हमसे भी ज़्यादा टफ़ जर्नी वाले गो थ्रू करते हैं और हमसे आसान जर्नी वाले गो थ्रू नहीं कर पाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो प्रोसेस है, उस पे स्टिक रहिए, उस पे फ़ोकस रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का प्रीलिम्स कमज़ोर है, तो प्रीलिम्स की जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा प्रीलिम्स ठीक था, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने प्रीलिम्स में जो है बेसिकली क्वेश्चंस पेपर पे ज़्यादा फ़ोकस किया। साथ ही साथ जो उसका सिलेबस पे, उस पे स्टिक रहा मैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूपीपीसीएस का मेरा ये 6वाँ मेंस था, तो 6 बार मैंने प्रीलिम्स पास किया है, तो उसका रीज़न ये था कि जो उसकी जो प्रोसेस थी, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। लाइक मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए, 10 से 15,000 क्वेश्चन मैं हर बार लगा के जाता था। पीवाईक्यूज़ की एक-एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके जाता था। उसके जो करंट अफेयर्स हैं, उनको मैं बार-बार रिवाइज़ करता था। लो हैंगिंग फ्रूट्स को मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं करता था। विद मैक्सिमम एक्यूरेसी मेरी जो है सवालों में ये रहती थी कि जो मैं सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसको मैं मैक्सिमम रूप से उसको सही करूँ। और जो हाई हैंगिंग फ्रूट हैं, जो टफ सवाल हैं, उनको या तो क्विट करता था या उन पे बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा 50-50% होते तो मैं अटेम्प्ट करता था, नहीं तो मैं छोड़ देता था। तो ये एक्यूरेसी मेरी स्ट्रेंथ थी। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैक्सिमम सवाल कीजिए, जिससे कि आपका जो सफल होने का जो परसेंटेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा ये है कि आपका मेंस में आप ये कर सकते हैं कि जो पिछले साल के पीवाईक्यूज़ हैं, उनको देखिए कि वो किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। बिकॉज़ जो यूपीपीसीएस में जो मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, बाय एंड लार्ज 2 या 3 हर एक पेपर में उनकी थीम रिपीट होती है। तो आप उससे ये सीख सकते हैं कि जो मेरे को जो अपनी तैयारी करनी है, वो किस डायरेक्शन में अलाइन करनी है। तो आप यहाँ से ये सीख सकते हैं। साथ ही जो सिलेबस के जितने भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 5 और पेपर 6 है, ये नया सिलेबस आया है। तो उसमें करीब 26 पेपर 5 में टॉपिक हैं और शायद 26-27 पेपर 6 में टॉपिक हैं। उन पे आपके अपने खुद के रेडीमेड नोट्स होने चाहिए, जिससे कि आप जो है वहाँ पर बहुत जल्दी अपना रिप्रोड्यूस कर पाएँ। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, उनको आप अच्छे से लिख सकें। साथ ही साथ कंटेंट के साथ-साथ आपका प्रेज़ेंटेशन बहुत मायने रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो वहाँ पे सोचिए कि क्या स्कोप है यहाँ पे मैं डायग्राम डाल सकता हूँ? क्या फ्लो चार्ट डाल सकता हूँ?
क्या कोई डेटा को मैं अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करके डाल सकता हूँ, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ये इम्प्रूव किया था। तो ये साथ ही इसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं यूपी पीसीएस मेंस में, एक आपका हिंदी और एक आपका ऐसे। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, बिकॉज़ जो लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थे हिंदी और ऐसे में, वो बहुत अच्छे नहीं थे और उससे पहले मेरे मार्क्स हिंदी और ऐसे में ठीक-ठाक आ रहे थे। तो प्लीज़ इसको भी आप अच्छे से काम कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हिंदी के लिए मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रज्ञा प्रवाह चैनल के लिए बारे में बताया था, तो मैंने उससे उसको रेफ़र किया उसको, और जो भावार्थ और जो व्याख्या है, वहाँ से मैंने सीखी। सिमिलरली ऐसे के लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस की। मैंने बहुत सारे जो बेसिकली 9 टॉपिक होते हैं सिलेबस में, तो मैं क्या करता था, सेक्शन ए में जो मेरा स्ट्रेंथ है, उस पे मैं कुछ प्रैक्टिस करके जाता हूँ, कुछ उस पे जॉट डाउन कर देता हूँ पॉइंट। सेक्शन बी में सेम जो मेरी स्ट्रेंथ है, उस पे मैं काम करता हूँ। सेक्शन सी में जो मेरी स्ट्रेंथ है, उस पे काम करता हूँ। हालाँकि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका ऐसा हो सकता है कि जो है टॉपिक आपको बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हो, आप ना लिख पा रहे हो, तो जो अवेलेबल नॉलेज है, उसी को आप प्रोसेस कीजिए और उसको अच्छे से लिखिए। साथ ही साथ जो तीसरा चरण है इसका, वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो होता है, वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। इंटरव्यू में जो सर या मैम जो आपसे जानना चाहती हैं, वो आपकी ओएलक्यू देखती हैं कि इस बंदे या बंदी के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है। तो वो क्वालिटी आप जो है जब प्रीलिम्स, मेंस यानी इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो उससे धीरे-धीरे डेवलप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मैगज़ीन्स आती हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, एडिटोरियल का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। साथ ही साथ जो एग्ज़ामिनर को ये एक्सपेक्ट होती है कि आप एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन, जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है, उनके लिए आप कैसे रिएक्ट करते हो। लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ये था कि मेरा पूरा इंटरव्यू जिस तरह से मैं प्रिपेयर करके गया था, वैसा गया ही नहीं था। वो पूरा इंटरव्यू मेरा एसआरटी में था और मैं बहुत परेशान था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा उत्तराखंड पीसीएस का मेंस था और मैं अपने पिताजी से बोल रहा था कि मेरा इंटरव्यू इतना खराब गया है, इतना खराब गया है कि शायद सर मेरे को 40 ही नंबर देंगे 100 में से। और जब रिज़ल्ट आया, तो मेरे 70 मार्क्स थे इंटरव्यू में। तो ये आप मान के चलिए कि कोई भी स्टेज पे, या आइदर प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू, आप ये शॉर्ट एंड श्योर नहीं हो सकते कि आप जो है बिल्कुल जो करके आ रहे हैं बिल्कुल सही हो। प्रीलिम्स का ये मान सकते हैं कि चलो आपने 100 क्वेश्चन किए, तो 10-5 क्वेश्चन का वेरिएशन होगा, क्योंकि आंसर कुंजी आ जाती है। इसी प्रकार मैं आपको अपनी जर्नी का ये बता रहा हूँ कि इस बार मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। बिकॉज़ 1 डेढ़ महीने मैं बीमारी में जूझा हूँ, क्योंकि मेरे को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो गया, मेरी सिस्टर जो है बीमार थीं। तो मैं सोच रहा था कि शायद इस बार मेरे को डिप्टी जनरल की पोस्ट मिल जाए, क्योंकि इंटरव्यू कॉल हुआ है मेरा। और मेरे दोस्त हैं जो सौरभ और तारिक, उनका फ़ोन आया कि सर आपको जो है डिप्टी एसपी का पद प्राप्त हुआ है। क्योंकि मैंने जब अपना जब रिज़ल्ट देखा, तो वो बिल्कुल लास्ट पेज से देखना स्टार्ट किया था। तो कभी-कभी आपको ना आपकी मेहनत इतना आप कर लो कि कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, पर हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। प्रोसेस में आप जितना इनग्रॉस रहोगे अपने आप को, जितना इन्वॉल्व करोगे अपने आप को, उतना आपका सफ़र आसान रहेगा। अन्यथा नहीं, आप इधर से उधर भटकेंगे। इस भटकाव की स्थिति में कुछ लोग इस जर्नी को क्विट कर देते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में मतलब कुछ दूसरा पाथ चूज़ कर लेते हैं। तो इस जंक्शन पे, जहाँ पे कि जब हम लोग फ्रस्ट्रेशन या भटकाव की स्थिति में होते हैं, उस जंक्शन पे माँ-बाप या फिर जो भी स्ट्रेंथ ऑफ पिलर्स हैं, किसी के माँ-बाप हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, किसी के और भी रिश्तेदार हो सकते हैं। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस जंक्शन पे अपने जो एस्पिरेंट है, उसको आप इमोशनली उसके साथ रहिए, बिकॉज़ ये जर्नी केवल एस्पिरेंट की नहीं है, ये जर्नी आप सभी लोगों की है। जितना आप साथ देंगे, उतना वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएँगे, फ्री माइंड से पढ़ पाएँगे और जो जीवन वो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँगे। तो मैं ये कहूँगा, जो बच्चे यूपीएससी को टारगेट ना करके केवल पीसीएस पे टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एमपी का भी पीसीएस दिया है, राजस्थान का भी पीसीएस दिया है और यूपी का भी मैंने दिया है और उत्तराखंड का भी दिया है। तो मैं उनसे बेसिकली यही कहूँगा कि जिस पीसीएस पे आप टारगेट कर रहे हैं, उस पे स्टिक रहिए, बिकॉज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने आरएएस का मेंस दिया है और फिर मैंने एमपी का भी मेंस दिया है और मैंने उत्तराखंड का भी मेंस दिया है। तो मेरा मेंस जो है कहीं पे क्लियर नहीं हुआ है। मेंस मेरा यूपी का ही क्लियर हुआ है और मैंने पूरी फोकस का यूपी पे ही फोकस किया है। तो आप एक पीसीएस को फोकस कीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे व्यूअर्स का एक ये भी डाउट रहता है कि यूपीएससी के साथ-साथ पीसीएस को कैसे अलाइन करें। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ कॉमन फ्रंटियर्स हैं, जहाँ पे हम सिलेबस को अलाइन करेंगे यूपी पीसीएस के और रिस्पेक्टिव जो पीएससी है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उत्तर प्रदेश का और
यूपीएससी का जो सिलेबस है, बाय एंड लार्ज जो 4 पेपर है मेंस के, वो बाय एंड लार्ज सेम सिलेबस में है। और उसका जो पेपर 5 और पेपर 6 है, उसकी आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप जो है, जो कॉमन पिलर्स हैं दोनों के, उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनको आप थोड़ा-सा 1-2 महीने एक्स्ट्रा टाइम देके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है पीसीएस और यूपीएससी को कैसे अलाइन करें, ये इस तरह से आप जो है इनको अलाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे व्यूअर से ये भी शेयर करना चाहूँगा, एस्पिरेंट से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जब आपका पीसीएस जो भी आपका प्रीलिम्स किसी का हो जाता है, तो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस की जर्नी है, वो उस बीच में जो है कुछ बच्चे भटक जाते हैं। जैसे मेरा तो प्रीलिम्स के बाद मेंस होता था और मेंस मेरा नहीं होता था। फिर इंटरव्यू के बीच में 2-3 महीने का गैप होता था, फिर प्रीलिम्स आ जाता था। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं होता, तो अब वो क्या करें? तो मेरी उनसे बस यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैंने नहीं किया, वो आप मत कीजिए। मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स मेरा हो जाता था, मेंस मेरा नहीं होता था, फिर मैं प्रीलिम्स पढ़ता था। तो मान लीजिए आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि जो सिलेबस है ना मेंस का, उसको बार-बार उसको रिवाइज़ कीजिए, उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि ये पूरा गेम जो होता है, पूरा मेंस का गेम होता है। जितना अच्छा आपका मेंस होगा, उतनी जल्दी आप इस एग्ज़ाम को गो थ्रू कर सकते हैं। मेरा मेंस कमज़ोर था, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैंने एक्सेप्टेंस किया, उस पे एक्शन लिया, तो मैं अचीव कर पाया। तो आप जो है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका प्रीलिम्स हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, मेंस अच्छे से प्रिपेयर करे, दे, और वो जब वो इस प्रोसेस में रहेगा, बार-बार मेंस देगा, तो उसको पता लगेगा उसकी कमियाँ कहाँ हैं। बट जो बच्चे प्रीलिम्स में बार-बार स्टक हो रहे हैं, तो प्रीलिम्स को डेडिकेटेड टाइम दें, और जब प्रीलिम्स उस फिर भी ना हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि भाई आपका लक जो बड़ा हार्ड होता है, वो आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो उस दरमियान आप निराश ना हों, मेंस पे अच्छे से मेहनत करें। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका 4-4 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, और वो 5वीं बार प्रीलिम्स हुआ है, मेंस हुआ है, और अच्छी रैंक के साथ हैं। एक मेरी क्योंकि मैं बहुत सारी कोचिंग में कॉपी वगैरह भी चेक करता हूँ, तो मेरे 1-2 स्टूडेंट हैं जिनका 5वां 6वां प्रीलिम्स था, मतलब 6 बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, 7वीं बार उनका प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, और बहुत अच्छी पोस्ट पे सेलेक्टेड है। तो इस बात से कभी निराश मत होइए कि आपका किस स्टेज पर स्टक हो रहा है, बस आप प्रोसेस को पायस रखिए। आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप मेरे को सीख सकते हैं कि मैं बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, पर मैंने क्या किया, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उनमें सुधार लाया जहाँ भी मेरी कमी थी, और उन पे एक्शन लिया। बस आप इस पे फोकस कीजिए। इस दरमियान जो तैयारी जो होती है, तो जो मोस्टली जो एस्पिरेंट हैं, उनको किसी को फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं, किसी को सोशल प्रेशर होते हैं, और वो मेरे साथ जो है मेनली था कि सोशल प्रेशर। जब मेरा एग्ज़ाम नहीं होता था, तो मेरी मम्मी-पापा बहुत निराश होते थे। बट मैं इस पूरी सफलता का जो श्रेय दूँगा ना, अपने पिताजी को दूँगा। वो कभी मुझसे ये कहते हैं कि हार नहीं मानना है तुमने, क्योंकि जब तुमने संकल्प ले लिया है कि मुझे यही करना है, तो आपको हार नहीं मानना है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो संकल्प के साथ इस एग्ज़ाम में डटे रहिए। तो जब एग्ज़ाम नहीं होता था, तो मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे, अगली बार फिर होगा, और मेरा अगली बार फिर से प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस देता था, फिर मेरा मेंस नहीं होता था, तो फिर वो कहते थे, अगली बार फिर होगा, और अगली बार करते-करते फाइनली मेरा 6वें अटेम्प्ट में हो गया। तो बस मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, सोशल प्रेशर रहते हैं, माँ-बाप पे भी रहते हैं, बच्चे पे भी रहते हैं। अब यहाँ पे यही रोल आता है माँ-बाप का कि अपने आपको लगा है कि आपके बच्चे में दम है, तो प्लीज़ उसका साथ दीजिए, वो डेफ़िनिटली गो थ्रू करेगा। देखिए, जब भी रिज़ल्ट आता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, और इन रिज़ल्ट्स को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। किसी न किसी स्टेज पे मैं फ़ेल होता था, और 2-3 दिन तो ऐसे मन करता था कि छोड़ दूँ यार, मतलब अब बस की बात है नहीं। तो सेम इस बार भी हुआ। रिज़ल्ट का टाइम, मतलब मेरे को पता था उस दिन रिज़ल्ट आने वाला है, और मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉपी चेक करने गया था, और मॉर्निंग से मेरा मन नहीं लग रहा था। एक कॉपी को चेक करते-करते मेरे को शाम हो गई, पता लगा शाम में रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं आ गया इंस्टीट्यूट से 5-6 बजे के आस-पास, और मैं भगवान के पास गया, वहाँ 2-3 मंदिर थे, सब मंदिरों में गया कि भगवान प्लीज़ इस बार कुछ कर देना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। और मैं मतलब इतना, मतलब वो था, इतना, मतलब मेरी आँखों में आँसू थे कि भाई प्लीज़ इस बार कुछ न कुछ बना देना। मतलब इस बार खाली झोली मत रखना, नहीं तो मतलब, क्योंकि ऐज का भी मतलब प्रेशर पड़ रहा था, और पिछले 10 साल से मैं बिल्कुल खाली था, कोई जॉब नहीं थी। इस दरमियान मैं कई बार जॉब के नज़दीक पहुँचा हूँ, बट फाइनल जब तक नहीं होता, जब तक आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो जब रिज़ल्ट आने वाला था, और रिज़ल्ट से पहले 10 मिनट पहले ये बात आ गई थी मन में कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस बार तो सीट्स भी बड़ी कम हैं, और पता नहीं, लास्ट टाइम भी मेरा इतना अच्छा गया था मेंस,
इस बार तो अच्छा मेंस भी नहीं गया, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद फ़ोन एक टेलीग्राम पे एक आता है कि इस बार जो लड़कियां ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई इस बार तो फिर से मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ गया PDF। मैंने तुरंत सबसे नीचे वाले पेज पे गया और सबसे पहले मैंने अपना जो डिप्टी जेलर है उसके जो है रिजल्ट पे गया कि शायद मेरे को डिप्टी जेलर मिल जाए। तो जब मैं उसको देख रहा था, पूरी PDF में मेरा नाम नहीं था जनरल वाली लिस्ट में। तो जस्ट मैं रखने वाला था फ़ोन को और मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं सौरभ और तारिक, उनका फ़ोन आया कि सर आप जो है आपकी 17वीं रैंक मिली है और आप जो है डिप्टी SP का पद आपको प्राप्त हुआ है। उस मोमेंट पे मैं थोड़ा चिल्लाया और मेरी आँखों में आँसू थे कि फाइनली भगवान ने मेरी बात सुन ली और जो स्ट्रगल है वो मेरा कुछ न कुछ मुकम्मल तक पहुँचा, कुछ न कुछ मुझे हासिल हुआ और मैं दिल्ली से खाली हाथ अब नहीं लौटूँगा। नहीं तो स्थिति ऐसी होती थी, मैं जब अपने घर जाता था तो मैं आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर पाता लोगों की। तो अब जब मैंने अपने पिताजी को ये बात बताई कि पापा जी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पिताजी भगवान के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अपनी जो सफलता को अर्पित कीजिए भगवान को, थैंक्स बोलिए। मैं वापस मंदिर गया, उनको थैंक्स बोला, फिर अपनी बहन मेरी यहीं रहती दिल्ली में, उनके पास हुआ और फिर सेलिब्रेट किया। और बस मैं आपसे यही कहूँगा कि सफलता जो होती है वो स्ट्रगल के बाद ही आती है। किसी का स्ट्रगल लंबा होता है, किसी का स्ट्रगल छोटा होता है, बट स्ट्रगल सबका होता है। इसलिए संघर्ष को हमेशा सलाम करते रहना चाहिए। और इसी संदर्भ में जैसे जोश टॉक प्लेटफॉर्म है, ये हम जैसे नवयुवकों का संघर्ष आप जैसे नवयुवकों को पहुंचाता है, तो ये आपको ये प्रेरणा देता है कि कभी आपने हार नहीं माननी है। आई अगेन थैंक्स टू जोश टीम एंड जोश टॉक कि उन्होंने हम जैसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।